हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 दहन और ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। तो सीटेट पेपर 2 के लिए ये क्लास है। जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी साइंस पूछी जाती है उन सभी के लिए है, क्योंकि एनसीईआरटी साइंस से सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और साइंस का बेस यहीं से प्रिपेयर होता है। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं अपने विविध प्रयोजनों के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि घरों में कौन से ईंधन प्रयुक्त होते हैं? व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? मोटर गाड़ियों में कौन से ईंधनों का काम है? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। इन सब के बारे में आप जानते होंगे। आप मोमबत्ती के जलने से भी परिचित होंगे। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन को जलाने में क्या अंतर होता है? मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता है। इसी प्रकार आप बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। जलने के रासायनिक प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में उत्पन्न ज्वाला में क्या विभिन्न प्रकार हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा दहन क्या है। आज हम बात करेंगे दहन के बारे में कि दहन क्या होता है। तो मैग्नीशियम के दहन का क्रियाकलाप हमने क्लास 7th एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो अगर आपने क्लास 6 एनसीईआरटी और क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट बुक की जो क्लासेस है वो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सभी क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ चल रही है सीटेट मूल मंत्र सीरीज़, मतलब सीटेट के लिए कुछ ऐसे मंत्र जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उनकी भी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो लिंक भी आप देख सकते हैं, वो सारे वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी तो मस्ट है और इसके साथ साथ साइंस के पीवाईक्यू के भी क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो दहन क्या है? मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो जैसे कि इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। हम कास्ट कोयले का एक टुकड़ा लेंगे और कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़ेंगे और मोमबत्ती अथवा बुशेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाएंगे और तब हम देखेंगे कि कास्ट कोयला वायु में जलता है और कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या होता है? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो फिर यहाँ पर जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है MgO जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये किस रूप में प्राप्त होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये हो रहा है मैग्नीशियम का दहन। तो हमने एक रिबन लिया है जिसको हम जला रहे हैं, जिसको आप देखेंगे कि ये एक ज्वाला की तरह जल रहा है और यहाँ पर इसका हो रहा है दहन। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे। और तब यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि राख के रूप में हमें प्राप्त होता है, वाइट कलर का। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा देता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, ऐसी प्रक्रिया को हम दहन बोलते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है और उसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस में भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ऊपर दी गई जितनी भी अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला है ये क्या है? दाह्य पदार्थ हैं।
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दाह्य होते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दाह्य नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दहन की। दहन क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले दहन को समझेंगे। किसी भी जलने वाले पदार्थ के साथ जब वायु या जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा क्रिया करके जलने को हम दहन या जलना बोलते हैं। दहन एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसी के साथ साथ जब दहन से ज्वाला दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। मतलब जब भी दहन होगा तो ज्वाला हमें दिख भी सकती है और ज्वाला नहीं भी दिख सकती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश जो होते हैं वो दोनों ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और जो प्रकाश होते हैं वो दोनों उत्पन्न होते हैं। और किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश जब उत्पन्न होते हैं तो जलने की इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। तो आई होप आपको दहन समझ में आया होगा, दहन क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से पदार्थ हैं होता है जिसमें, और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसमें दहन नहीं होता है। तो जिस पदार्थ को हम जलाएं, जिस पदार्थ का हम दहन करें और वह पदार्थ होगा दाह्य पदार्थ बोलेंगे उसको। हम क्या बोलेंगे? दाह्य पदार्थ बोलेंगे, जो जिसका दहन होगा। जो ईंधन भी, जिसको हम ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस भी हो सकता है, द्रव्य और गैस के रूप में भी हो सकता है। दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में भी प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके जो उदाहरण हैं वो कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। उसका उदाहरण है मैग्नीशियम और क्या है? कास्ट कोयला। इसका और क्या है? कोयला। मैग्नीशियम और क्या है? कोयला। तो ये इसके उदाहरण हैं। जो पदार्थ दहन नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं आदाह्य पदार्थ। क्या बोलते हैं? आदाह्य पदार्थ बोलते हैं, जो दहन नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता है वो आदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो होगा पत्थर, लोहा और कांच। इन पदार्थों का क्या होता है? दहन नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। हमारे शरीर के लिए जो भोजन है वो हमारे शरीर के लिए क्या है? एक ईंधन है। तो ये तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज है। हमारे शरीर में भी क्या होता है? जो भोजन है वो ऑक्सीजन से विक्रिया करके अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हमने क्लास 7th में सीखा था। तो हमारे शरीर में भी ये क्रिया होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉ, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कील और पत्थर के टुकड़े, शीशा कुछ पदार्थ इकट्ठे करने हैं और अपने टीचर की देख रेख में हमें इनको जलाना है। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य बोलेंगे और पदार्थ नहीं जलता है तो अदाह्य बोलेंगे। तो चलिए इस सारणी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो लकड़ी है वो दाह्य है, जो कागज़ है वो दाह्य है, लोहे की कील दाह्य नहीं है, अदाह्य है, मिट्टी का तेल दाह्य है, पत्थर का टुकड़ा अदाह्य है और स्ट्रॉ जो है प्लास्टिक वो क्या है? वो भी दाह्य है। और जो कास्ट कोयला है ये भी दाह्य है, माचिस की तीलियाँ ये भी दाह्य है। और इसके बाद क्या आता है? कांच, जो कि अदाह्य है। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ों को हमने डिवाइड किया। तो अब हम क्या देखते हैं कि अब हम उन परिस्थितियों का पता लगाएंगे जिनमें दहन होता है। तो अब हम आगे एक और देखते हैं क्रियाकलाप। जलती हुई मोमबत्ती को जब हम यहाँ पर पहले जो ए और बी और सी है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े पर कुछ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लगाकर कांच का एक ग्लास रखा गया है जो कि दोनों तरफ से खुला हुआ है और मोमबत्ती जो है प्रॉपर जल रही है। दूसरे बार में क्या किया गया है कि इधर से जो लकड़ी के टुकड़े थे उनको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, मतलब इधर से वायु का प्रवेश हो रहा है पर इधर से वायु का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो ये हल्की हल्की लौ के साथ जलती है और मतलब ऐसा लगता है कि बस बुझने वाली है। थर्ड में क्या हुआ है कि दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है इस कांच के ग्लास को। तो अब कैंडल जो है वो पूरी तरह से क्या होगी? बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इसलिए जब भी हमें दहन करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति इम्पॉर्टेंट है। अगर वायु नहीं होगी तो बिल्कुल भी क्या होगा? मोमबत्ती नहीं जलेगी। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है? वायु आवश्यक है। तो इसी के लिए ये पूरा जो प्रयोग था वो
दिखाया गया है। तो यही हमने देखा कि जब हम मोमबत्ती वायु की उपस्थिति होती है तो मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी के नीचे से प्रवेश करती है अवस्था बी में, तो जब चिमनी के नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होने लगता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उससे वायु उपलब्ध नहीं है। तो ये क्रियाकलाप हमें ये सिखाता है। हमने यह भी जाना है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश जो है वो स्वयं उत्पन्न करता है। तो ये भी एक प्रकार का दहन है क्या? हाँ, तो ये बिल्कुल दहन है एक प्रकार का। सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रिया के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा जब सूर्य में नाभिकीय प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर कुछ जो होती है हाइड्रोजन और क्या होता है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। इन गैसों ये जो गैसें होती हैं इससे मिलकर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तो इससे क्या होता है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सूर्य में भी क्या होता है दहन होता है। आगे देखेंगे कि एक लकड़ी और लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवा पर रखेंगे। इसमें कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक कर देखेंगे क्या होता है। कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाएगा। क्या आप जानते हैं ये क्यों जलना बंद हो गया? क्योंकि जब हम क्या हुआ वहाँ पर वायु की उपस्थिति जब नहीं होगी तो जलना बंद कर देगा। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है? वायु आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं बताइए? तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये कंबल में लिपटा व्यक्ति है जिसके वस्त्रों को आग ने पकड़ लिया होगा। तो हम अपने अनुभवों से जानते हैं एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है। तो पहले कंबल वाले व्यक्ति की बात करते हैं कि जब इसके कपड़ों में आग लग जाती है, जब हम कंबल से ढकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है वायु का जो प्रवेश है वो बंद हो जाता है। जब आग को वायु नहीं मिलती है तो वो बुझ जाती है, जलना बंद कर देती है। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति जिसके आग लगती है उसको हम पूरी तरह से कंबल से ढक देते हैं, जिससे वहाँ पर वायु का जो प्रवेश है वो बंद हो जाता है। जब वायु नहीं मिलती है आग को तो वो बुझ जाती है। आगे देखते हैं माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? तो नहीं भाई, हम जलाते हैं। आपको कागज़ के टुकड़े का जलाने का अनुभव होगा। जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या जल उठता है? हाँ बिल्कुल। क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती हुई माचिस के पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी का टुकड़ा बड़ा होता है, माचिस की तीली छोटी होती है, तो ये हम नहीं जला सकते। लकड़ी या कोयले के जलाने के लिए आपको कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लकड़ी मोटी होती है और कागज़ और जो मिट्टी का तेल है ये तुरंत आग को पकड़ लेते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग करते हैं। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो इसके बारे में सबने सुना है। बहुत भयंकर तरीके से आग जंगलों में लगती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास क्या होती है आग को पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है और इस प्रकार आग को बुझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये है जंगल की आग। तो आपके ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ जो विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको हम ज्वलन ताप बोलते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है उसको हम न्यूनतम ताप बोलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बियाँ बगल में रगड़ने पर क्यों जलती हैं? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे माचिस का पूरा इतिहास। तो माचिस का बहुत पुराना इतिहास है। 5000 साल पहले 5000 साल से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते हैं। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फॉस्फोरस का मिश्रण एंटीमनी पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण
कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे हम किसी खुरदरी सतह से रगड़ते हैं तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया कि रगड़ के क्यों माचिस जलने लगती है, तो यहाँ पर किन पदार्थों का यूज़ किया जाता है, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण का हम उपयोग करते हैं। थोड़ा गोंद और स्टार्च की मात्रा भी होती है और इस तरीके से जब हम उसको खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं कोई भी माचिस की तीली, तो क्या होता है, घर्षण क्या होता है, उसमें ऊष्मा होती है और श्वेत फास्फोरस जो है वो प्रज्वलित हो जाता है। तो इस तरीके से माचिस की तीली जलती है। इससे माचिस की तीली क्या होती है, दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस के उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ही लगा रहता है। मतलब फास्फोरस काफ़ी हानिकारक हुआ तो फास्फोरस का यूज़ नहीं होता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस हम यूज़ करते हैं जो कम खतरनाक होता है। तब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं और कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है तो तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से माचिस जलती है। पूरी प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा। ये क्या होता है, क्या किस तरीके से माचिस पर क्या पदार्थ लगे होते हैं जो आग पकड़ते हैं और जलते हैं, जिससे हम सब इजीली माचिस का उपयोग कर पाते हैं। तो हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकते, नहीं जल सकते जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। तो तब तक आग नहीं पकड़ते हैं जब तक उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। मतलब जिस ताप पर वो जलने लगता है उस ताप तक पहुंचना आवश्यक है। जब तक उतना ताप नहीं मिलेगा किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को, तब तक वो नहीं जलेगा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था हमारा, जो दहन टॉपिक था, इसको हमने अच्छे से कवर किया। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।